हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का, उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था अर्ध सेल, और वहां पर हमने आपको बताया था कि अर्ध सेल उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, और वह जो इलेक्ट्रोड जिस धातु का होता है उसे उसी हम कह सकते हैं धातु के विलयन में डुबो के रखते हैं। यानी कि हम यदि जिंक की वहां पर छड़ लें तो जो हमारा विलयन होता था जिसमें उस जिंक की छड़ को डुबो के रखते थे वो हमारा जिंक सल्फेट का विलयन होता था। और यदि हम कॉपर की छड़ लेते थे तो नीचे की ओर हमारा जो विलयन होता था वो कॉपर सल्फेट का विलयन इस प्रकार से लेते थे। तो वो प्रक्रिया हमने वहां समझी थी, और वहां हमने आपको एक मुख्य बात बताई थी कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड जिसको कि हम अर्ध सेल कहते हैं उसके विभव का मापन संभव नहीं था। तो आखिर उसका विभव किस प्रकार से मापा जाए, तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोड विभव मापन, यानी कि किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव किस प्रकार से मापा जाए उसके हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहला हमारा शब्द आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इस मानक इलेक्ट्रोड विभव में पहले वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा है मानक। अब बात आती है आखिर मानक का क्या अर्थ हुआ। मानक का अर्थ है कुछ ऐसी फिजिकल कंडीशन जिसमें कि हम इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। जैसे हम मानक शब्द की यदि बात करें तो मानक का अर्थ है कि हम जिस विलयन को ले रहे हैं उस विलयन की जो मोलरता होगी वो हमेशा 1 मोल होगी। यानी कि लिखेंगे विलयन की मोलरता बराबर 1 मोल। मोलरता समझते हैं आप? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। तो 1 मोल होगी विलयन की मोलरता, पहली कंडीशन मानक के लिए। दूसरी, जो दाब होगा वह हमारा होगा 1 एटमॉस्फेरिक दाब होगा या 1 बार के बराबर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर होगा। और यदि ताप की भी बात कर लें तो तीसरी कंडीशन हम ले लेंगे ताप, और ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, या फिर आप कह सकते हैं ये होना चाहिए 298 केल्विन के बराबर। तो यदि ये 3 कंडीशन है कहीं पर तो आप कहेंगे वह स्थिति कैसी है, मानक स्थिति है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है। तो यदि कोई इलेक्ट्रोड जिसमें कि हमने कहा एक विलयन लिया है, उसके अंदर एक हम कह सकते हैं धातु की एक रॉड डाल दी है, और यदि उसका विलयन की जो मोलरता है वो 1 मोल हो, उस विलयन पर जो दाब है मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और जो ताप है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 है। अब यदि उस इलेक्ट्रोड का विभव नापा जाएगा तो उसको हम कहेंगे वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो अभी तक हम केवल इलेक्ट्रोड के विभव की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर हमने एक और शब्द जोड़ दिया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे मापा जाएगा, जैसे मैं आपको वहां की कंडीशन बताऊं, वहां कुछ इस प्रकार से होता था। यहां पर हमने क्या रख देते थे, एक जिंक की छड़ रख देते थे, और ये जिंक की छड़ क्या करती थी, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती थी, जिसके कारण यह छड़ क्या हो जाती थी, ऋणात्मक होती थी। और इस जिंक की छड़ को जिस हम सॉल्यूशन में डुबो के रखते थे वो सॉल्यूशन क्या होता था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता था, जिसमें जिंक के आयन और सल्फेट के आयन होते थे। ये 2 आयन इसके भीतर होते थे। तो ये जिंक क्या होता था, इसके अंदर जो जिंक के परमाणु होते थे इस क्षण में, वह 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते थे और क्या करते थे, इस जिंक के आयन में चले जाते थे, इस सॉल्यूशन में चले जाते थे, और क्या बनाते थे, जिंक का आयन बन के यहां चले जाते थे। ये पूरा प्रोसेस हमने पिछली क्लास में पूरा डिटेल में आपको समझा रखा है। अब यही हमारा क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, और यही हमारा क्या है, अर्ध सेल। वहां एक इंपॉर्टेंट बात हमने आपको और बताई थी कि आखिर इस अर्ध सेल में, ये अर्ध सेल क्यों है, क्योंकि यहां पर एक ही क्रिया हो रही है। एक संपूर्ण सेल में 2 क्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, एक अपचयन की क्रिया होती है। यहां पर या तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी एक सिंगल इलेक्ट्रोड में अर्ध सेल में, या फिर अपचयन की क्रिया होगी। यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, क्योंकि यहां पर जिंक छड़ में जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इसलिए हम कहेंगे यहां ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। और ऑक्सीकरण की यदि क्रिया हो रही है, क्या क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। जहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको हम कहते हैं एनोड। तो ये एनोड है हमारा। अब हमने कहा इसका विभव कहां से आया भाई, विभव इसलिए आया क्योंकि हमने कहा ये छड़ तो क्या हो गई, इस छड़ ने
जिंक ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन इस छड़ के अंदर छोड़े और अपना आप जिंक का आयन कहां कूद गया, इस विलयन में कूद गया, जिसके कारण थोड़ी देर बाद ये छड़ क्या हो जाएगी, ये छड़ हो जाएगी हमारी ऋणावेशित और यहां विलयन क्या हो जाएगा, धनावेशित। तो वो धन और ऋण फिर से एक दूसरे के आसपास आ गए, तो निश्चित रूप से एक विभव यहां पर उत्पन्न हो गया। लेकिन हम इस विभव को नहीं माप सकते हैं, तो आखिर इसको मापा कैसे जाए, इसी को मापने का हम यहां पर अब अगला तरीका देखेंगे, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, यहां पर लिख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यदि इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, ये एस, ये एच, ये ई, तो शॉर्ट में इसे कहते हैं एस एच ई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, काफी जगहों पर आप देखेंगे इसे। तो ये क्या चीज है, इसे समझिए। किसी भी एक अर्ध सेल, जिसको कि हमने यहां पर आपको थोड़ा सा दर्शाया है, किसी भी एक अर्ध सेल का मानक विभव मापन, जो हमने कहा है यहां पर कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के यदि मापन आपको करना है, तो उसके लिए हम जिस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि यदि आपको किसी भी अर्ध सेल का विभव का मापन करना है, तो आपको कम से कम 2 छड़ें चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। क्यों चाहिए ये भी समझिए। आप विभव क्या है, विभव की जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और विभव को हम कैसे नाप सकते हैं, या तो आप वोल्ट मीटर से नापिए या फिर विभव मापी से नापिए। वोल्ट मीटर में आप जानते हैं जो वास्तविक सेल का विभव होता है, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, जब वोल्ट मीटर से नापते हैं तो हमेशा वास्तविक मान से थोड़ा कम आता है, और यदि विभव मापी का उपयोग करें तो हमारे को ठीक वास्तविक मान आता है। तो आप 2 बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर होता है उसको नापने के लिए या तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे या विभव मापी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए आपको 2 टर्मिनल चाहिए। उसमें अर्ध सेल में तो केवल एक ही टर्मिनल है, दूसरा तो नहीं है। तो दूसरा टर्मिनल हम क्या बनाते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है, वह यह है कि यह एक इलेक्ट्रोड तो एक ही है, लेकिन कभी यह एनोड की भांति काम करता है और कभी यह कैथोड की भांति काम करता है, और इसको किसी भी अर्ध सेल के साथ जोड़ करके उस अर्ध सेल के विभव को माप सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस अब हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात है, मानक शब्द हमें बता चुके हैं आपको। मानक का अर्थ है कि उसकी विलयन की मोलरता 1 मोल हो, दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। यह बात अलग है कि ये जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, यह सभी तापों पर इसका जो मान आता है वो सेम आता है। तो क्या हुआ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो संरचना में क्या करते हैं, इस प्रकार का एक कंटेनर लिया, इस प्रकार का एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में हमने क्या करा कि एक नीचे की ओर एक प्लेटिनम का एक ब्लॉक ले लिया, इस प्रकार से। ये किसका है, प्लेटिनम का, प्लेटिनम का। और यहां से हम क्या कर देते हैं, एक पतली सी आप कह सकते हैं एक कांच की ट्यूब होती है, इस प्रकार से, और इसके भीतर हमारा एक कंडक्टर वायर होता है। आप समझ सकते हो ये एक चालक तार है, चालक तार। तो इस चालक तार को इस प्लेटिनम के साथ जोड़ने के लिए इस प्रकार से जोड़ देते हैं, और निचले वाले इस कांच की ट्यूब के निचले वाले हिस्से पर पारा भर देंगे। आप पारा भर भी लीजिए, नहीं भी भरिए, कुल मिलाकर के इस एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप इस प्लेटिनम के ब्लॉक को एक चालक तार से जोड़ करके बाहर निकाल रहे हैं। ये मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, इसका उद्देश्य केवल इतना है। अब इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम एक ट्यूब से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये हमने एक ट्यूब से यहां पर बंद कर दिया। अब ट्यूब के इस वाले हिस्से पर से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को यहां एंटर करा सकते हैं। यहां से क्या क्या अंदर जाएगा, यहां से हमारी जाएगी हाइड्रोजन गैस। इसका दाब कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और ये जो पूरा का पूरा हमने कहा ये प्लेटिनम और उसके साथ एक कंडक्टर वायर, उसके अंदर कांच की ट्यूब और ये बाहर की ओर दूसरी कांच की ट्यूब, ये जिस विलियन में डूबे हुए हैं उस विलियन, हमारा ये कौन सा विलियन है? यह एक ऐसा विलियन है जिसमें हाइड्रोजन के आयन उपस्थित हैं और उनकी जो सांद्रता है वो 1 मोल है, जैसे कि हमने यहां पर कंडीशन रखी। तो कोई सा भी आप हम कह सकते हैं एसिड ले सकते हैं। मैंने मान लिया यहां पर जो मैंने लिया वो मैंने लिया HCl। तो आप समझ सकते हैं यदि HCl है तो मुझे तो मेरा उद्देश्य क्या है कि यहां पर हाइड्रोजन के आयन होने चाहिए। तो HCl में क्या हो जाएगा, यहां पर H आयन अलग हो जाएगा और Cl आयन अलग हो गया। तो इस H आयन की जो सांद्रता है वो कितनी है? 1 मोल है इस विलियन में। तो ये क्या हमारी कंडीशन क्या हो गई? और यदि ताप को मैं कहूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298, तो ये पूरी व्यवस्था हो गई मानक। और क्योंकि हम यहां पर क्या कह रहे हैं, इसको हमने कहा यह हमारा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जितने भी हम इलेक्ट्रोड यहां पर लेते थे ये जिंक का इलेक्ट्रोड होता था, जिंक धातु का उपयोग करते थे। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हम प्लेटिनम को इसलिए प्रयोग में लाते हैं क्योंकि प्लेटिनम का जो पृष्ठ होता है, जो सतह होती है, वो हाइड्रोजन के आयनों के चिपके रहने के लिए या हाइड्रोजन गैस के अणुओं के स्थित रहने के लिए, उससे चिपकने के लिए एक क्या करती है, पृष्ठ प्रदान करती है। तो ये मेरी बात यहां पर आपको इतनी समझ में आ गई होगी, बाकी धीरे धीरे हम आगे और समझते हैं। तो मैंने कहा इतनी ये व्यवस्था हमारी हो गई है। अब इसके प्रोसेस को समझिए। इसका प्रोसेस क्या होता है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, कि जब हम यहां से गैस अंदर की ओर भेजते हैं तो यहां से क्या होगी, गैस जब अंदर आएगी तो ये पूरा ब्लॉक क्या है, बंद। ऊपर से ये क्या है, बंद। तो ऊपर से बंद है तो गैस ऊपर तो जा नहीं सकती, गैस कहां, ये नीचे आएगी। जब गैस नीचे की ओर आती है तो वो इस वाले प्लेटिनम से, जो प्लेटिनम का हमारा ये ब्लॉक है, इस प्लेटिनम के ब्लॉक क्या करता है, कुछ हाइड्रोजन के अणुओं को अवशोषित कर लेगा। अब जब वो हाइड्रोजन के अणुओं को अवशोषित करेगा तो यहां पर अभिक्रिया क्या घटित होती है, ये होती है H2 से क्या होता है, एक हमारा H आयन उत्पन्न हो गया और साथ में हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यदि समीकरण को संतुलित करना है तो यहां पर 1/2 लिख दीजिए। तो एक यहां पर सिंगल हाइड्रोजन आ गया और यहां पर हाइड्रोजन आयन आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो ऊपर से जो गैस हमारी आ रही थी, जिसके मैंने कहा कुछ अणु इस प्लेटिनम के पृष्ठ पर चिपक जाएंगे और वहां चिपक के क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इस स्थान पर ये जो अभिक्रिया हुई, ये हमारी हुई ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें केवल ऑक्सीकरण की ही अभिक्रिया हो, इसमें अपचयन की क्रिया भी होती है। अपचयन की क्रिया कैसे होती है ये भी समझ लीजिए। हमने कहा ये जो हमारा विलियन है इसमें क्या क्या चीजें, इसमें हाइड्रोजन के आयन भी है, क्लोरीन के आयन भी है। तो क्लोरीन के आयन को तो हम भूल जाएं, हमारा मेन मोटिव है हाइड्रोजन के आयन से। अब ये हाइड्रोजन के आयन क्या करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटिनम का ब्लॉक है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने कहा जब हाइड्रोजन का अणु आकर के यहां पर चिपका तो उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग करा और हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो गया। ये हाइड्रोजन आयन यहां से कहां चले गया, सॉल्यूशन में। तो इसको मैं यहां पर थोड़ी सी एक चीज और लिख रहा हूं, ये हमारा जो H2 है ये किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। और ये हमारा जो हाइड्रोजन का आयन है ये कहां चले गया, विलियन में चले गया। तो इसको मैं आगे ऐसे लिख रहा हूं, AQ एक्वस सॉल्यूशन में चले गया और साथ में जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा था उसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया है और साथ ही हमने कहा अपचयन की क्रिया भी होगी। अपचयन की क्रिया कैसे होगी समझिए। इस ब्लॉक में क्या स्थित है, आप जान रहे हो, इलेक्ट्रॉन स्थित है। क्यों स्थित है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहां से आई थी उसके कुछ अणु यहां पर चिपक गए प्लेटिनम पे। तो बाकी कहां गए, बाकी हमने कहा यहां से बुलबुलों के फॉर्म में यहां से बाहर निकल गए। इस तरीके से ये हाइड्रोजन के अणु यहां से बुलबुलों के फॉर्म में बाहर निकल गए। और तो कुछ तो इसमें चिपक गए और उनमें से क्या हो गया, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई तो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बच गए। ये हाइड्रोजन आयन कहां आ गए, विलियन में आ गए, एक्वस सॉल्यूशन में आ गए, जलीय विलियन में आ गए और इलेक्ट्रॉन इसी ब्लॉक पर स्थिर रह गए। अब यह क्रिया हुई ऑक्सीकरण की। अब इस विलियन में क्या उपस्थित है, मैंने कहा हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन इसकी तरफ जाते हैं, प्लेटिनम ब्लॉक की तरफ,
और वहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और दोबारा से क्या होते हैं, हाइड्रोजन के अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हुई, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, तो वो हमारी हुई अपचयन की क्रिया। तो अपचयन की क्रिया को यदि मैं दर्शाऊं तो कैसे दर्शाऊंगा, ये हो जाएगा H+ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और साथ में किस में परिवर्तित हो गए, 1/2 H2 में परिवर्तित हो गए। ठीक ऊपर वाली अभिक्रिया की ही अपोजिट अभिक्रिया यहां पर दोबारा से घटित हो गई। तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया थी, ये किसकी अभिक्रिया है, अपचयन की अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जहां एक तरफ ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, वहीं दूसरी तरफ अपचयन की क्रिया होती है। तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति समझते हो कि जब ये ब्लॉक और ये सॉल्यूशन, इसमें एक संतुलन, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहे, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, संतुलन में कोई भी एक रिएक्शन लिख लीजिए, 1/2 H2 जो कि गैस है, ये हमारी किस में परिवर्तित हुई थी, ये हुई थी H आयन में जो कि एक्वस सॉल्यूशन में था, और प्लस इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हुआ। तो ये इसमें परिवर्तित हुआ और ये वाला फिर से इसमें परिवर्तित हो रहा है। तो ये हमारी समीकरण क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर ऑक्सीकरण की भी क्रिया भी हुई और यहां पर अपचयन की क्रिया भी हुई। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार भी करेगा और ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा, तो हम क्या कहेंगे, ये एनोड हो गया। और जब ये अपचयन की भांति व्यवहार करेगा, इसमें अपचयन की क्रिया होगी, तो हम कहेंगे क्या है, ये कैथोड है। तो एक ये सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लेकिन ये दो प्रकार से काम कर रहा है, एनोड की भांति भी और कैथोड की भांति भी। अब इसको प्रदर्शित कैसे किया जाए, यदि इस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से मैं इसको प्रदर्शित करना चाहूं कि ये एक एनोड की तरह है, यदि ऑक्सीकारक है तो क्या है, एनोड, एनोड है। और यदि एनोड के रूप में इसको प्रदर्शित करूं तो कैसे प्रदर्शित करूंगा, इसको प्रदर्शित मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि ये छड़ किसकी है, ये वाला ब्लॉक प्लेटिनम का है, तो क्या आ जाएगा, Pt। फिर इसके बाद एक निशान लगाया, क्या हो रहा है, H2 गैस, तो 1/2 H2, 1/2 H2 क्या है, गैस। और आप चाहें तो इसकी अवस्था भी लिख सकते हैं, इसकी कंडीशन भी लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि यह मानक दाब पर है, तो इसी के आगे यहां पर लिख लेता हूं, एक दाब, लिख लेते हैं दाब बराबर 1 ATM बंद। अब ये किस में परिवर्तित हो रहा है, तो स्लैश का निशान लगाया, और किस में परिवर्तित हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो रहा है, तो H+ आ गया। तो यह हमारा, इसको बंद कर दीजिए, यह हमारा जो एक अर्ध सेल की भांति यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो कि ऑक्सीकरण के रूप में काम करेगा, तो उसको हम इस प्रकार के फार्मूले से प्रदर्शित करेंगे। और एक सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड का नाम लिखिए, फिर क्या किस में परिवर्तित हो रहा है, H2 जो हम कह सकते हैं अणु था, वो आयन में परिवर्तित हो रहा है, तो हमने यहां पर अभिक्रिया दिखा दी। यदि यहां पर हम कहते हैं कि ये अपचयन की भांति काम करेगा, तो क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। तो हमने कहा दूसरे में क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है अपचयन, अपचयन है तो ये क्या हो गया, कैथोड की भांति क्रिया करेगा। कैथोड की भांति क्रिया करेगा तो फिर से क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला Pt, यहां पर लगाया। अब की बार H+ परिवर्तित हो रहा है 1/2 H2 में, तो लिखेंगे H+। तो H+ क्या है, गैस, सॉरी आयन है, और आयन की हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड मान क्या है, 1 मोलर था, तो लिख लेंगे, हम लिखेंगे सांद्रता, सांद्रता 1 मोल, ये लिख लिया। फिर बटे किस में परिवर्तित हो रहा है, ये H+ 1/2 H2 में परिवर्तित हो रहा है, तो 1/2 H2, और इसको क्या कर देंगे, यहां पर बंद कर देंगे। तो यदि आपको दिखाना है कि ये एक एनोड की भांति काम कर रहा है, तो इसको ऐसे दिखाइए, कैथोड की भांति काम कर रहा है तो ऐसे दिखाइए, जबकि संतुलन की स्थिति में यह क्या है, एक दूसरे के बराबर ही है। अब इसकी यदि हम बात करें, इसका विभव कितना होगा, क्योंकि हमने कहा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम किसी अर्ध सेल का विभव माप सकें। तो उसके लिए तरीका क्या बताया मैंने कहा इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड का विभव जो माना जाता है, देखिए इसको हम प्रदर्शित करते हैं E0 से। जहां पर भी E0 आए, E के ऊपर E यानी कि विभव, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये और साथ में 0 लग जाए तो समझ लेना ये मानक विभव है। और यदि ये किसका है, ये हम हाइड्रोजन के कह दें, हाइड्रोजन का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा 0 के बराबर होगा, इसका मान हमेशा 0 होगा। तो ये आपने इतनी बात ध्यान रखनी है। अब इसके साथ यदि मैं किसको जोड़ दूं, किसी भी ऐसे, ये मान लो कैथोड की बात ही काम कर रहा है, इसको मैं किसी एनोड के साथ जोड़ूंगा तो ये स्वतः ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड बन जाएगा। और यदि मैं इसको किसी कैथोड के साथ जोड़ूंगा तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है, जो ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ये किसकी भांति काम करेगा, एनोड की भांति काम करेगा। तो आप किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को जिसको भी इसके साथ जोड़ रहे हैं, यदि वो कैथोड है तो ये एनोड हो जाएगा, और यदि वो एनोड है तो ये कैथोड हो जाएगा। तो इतनी बात मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। अब छोटा सा यहां पर एक पॉइंट और बता रहा हूं आपको, वह पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। तो इतनी बात हमने कर ली। अब इंपॉर्टेंट बात ये समझिए, मैंने इस एक इलेक्ट्रोड को किसी सेल के साथ जोड़ा, तो मैंने कहा क्या होगा, ई सेल बराबर, तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, हमने आपको वहां पहले भी बताया था, ये होता था ई दायां माइनस ई बायां, यही तो होता था। यानी कि इसको लिख सकते हैं ई कैथोड, दाईं तरफ क्या होता है कैथोड, और बाईं तरफ क्या हमारा क्या होता है एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब जब हम हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे तो यदि कैथोड की तरह उपयोग करेंगे तो कैथोड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यदि एनोड की भांति व्यवहार करेंगे तो एनोड की वैल्यू हो जाएगी 0, और जिस इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे वही उस सेल का विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ई सेल इसके बराबर होगा। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार से हम हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किसी भी अर्ध सेल का क्या ज्ञात करते हैं, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा आज, वह मुख्य रूप से इस बात पर फोकस था कि हम जो हमारा मूल टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव मापन आखिर करेंगे कैसे, किसी अर्ध सेल का विभव को कैसे मापेंगे। अब उसके लिए हमने एक तरीका ये खोज लिया कि हमने एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रचना कर ली, और हमने कहा इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो हमने मान लिया वो 0 है। अब यदि वो 0 है तो अब हम इस इलेक्ट्रोड को किसी भी ऐसे अर्ध सेल के साथ, किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना चाहेंगे जिसका कि हमें विभव ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले हम ले रहे हैं, आपको ध्यान हो हमने यूज किया था जब गैल्वेनी सेल का उपयोग किया था, उसमें जो हमारा डेनियल सेल था उसमें हमने एक जिंक लिया था और एक हमने लिया था कॉपर। एक जिंक का इलेक्ट्रोड था, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड था। जहां जिंक हमारा किसकी तरह था, जिंक में ऑक्सीकरण होता था तो वो एनोड होता था, और कॉपर में हम कैसे अपचयन होता था, वो कैथोड की भांति व्यवहार करता था। तो एक बार हम लेंगे किसको, एनोड को यानी कि जिंक के इलेक्ट्रोड को, और दूसरी बार लेंगे कॉपर के इलेक्ट्रोड को, और तब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो समझते हैं। सबसे पहला हम लिख रहे हैं जिंक के इलेक्ट्रोड। अब जिंक का यदि इलेक्ट्रोड है तो हमने कहा यहां पर ये किसकी भांति काम करता है, ये काम करता है एनोड, एनोड की भांति काम करता है। तो जिंक के इलेक्ट्रोड का वहां पर कह रहे हैं उस स्थिति पर, तो जिंक के इलेक्ट्रोड का विभव मापन, विभव मापन कैसे करेंगे ये समझिए। ये हमने क्या बनाया, फिर से वही पूरा डायग्राम बना रहे हैं, अब की बार शॉर्टकट में बनाएंगे क्योंकि कई बार बना चुके हैं बच्चों। ये हमारा क्या होता है जिंक, ये क्या करता है क्रिया हम लिख सकते हैं यहां पर, ये जिंक होता है, और ये क्या करता है जिंक परिवर्तित होता है जिंक आयन में, तो सीधे ऑब्लिक लिख करके Zn+2 लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमने लिख लिया। और इसकी फिजिकल कंडीशंस क्या होती है ये भी आपको पता है। जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं इसका अर्थ है, क्योंकि यहाँ हम मानक शब्द का उपयोग करेंगे तो इसका अर्थ है कि इसका जो ताप होगा वो
25 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसका दाब होगा 1 एटमॉस्फेरिक होगा, इसकी जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी 1 मोल होगी। तो क्या क्या बातें कही, इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता 1 मोलारिटी, सांद्रता किसकी, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की सांद्रता कितनी है 1 मोलरता है, और साथ में टेम्परेचर आप लिख सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये सब बातें हम लिख सकते हैं। फिलहाल इसको अभी दोबारा से लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमने कह दिया ये क्या है, जिंक है। और आप समझ सकते हैं कि ये यदि जिंक है तो ये सारा का सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण, तो ये क्या हो गया हमारा एनोड। ऑक्सीकरण यहां होता है वो होता है एनोड, भले ये ऋणात्मक है लेकिन है एनोड। अब हम दूसरा बना रहे हैं यहां पर, जो कि हम बना रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा एक इलेक्ट्रोड है, इसका हमें विभव मापन करना है, लेकिन किसकी सहायता से, हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो उसको मैं यहां पर बना रहा हूं। ये हमने इसमें क्या कर दी थी, वही पूरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना दिया। ये इस प्रकार से एक मेन रॉड है, यहां पर एक और ट्यूब बना दी, इस ट्यूब में यहाँ पर हमने हाइड्रोजन घुसा दी अंदर की और H2 घुसा दी। यहाँ पर हमने कहा, यहाँ से हमने ये प्लेटिनम का हो गया, और इस तार को हमने यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ निकाल दिया। और यहाँ पर जो व्यवस्था है ये हमने क्या भर दिया, इसमें HCl का विलयन भर दिया। तो विलयन किसका हो गया, HCl का। इसकी मोलरता क्या है 1 मोल। यहाँ पर दाब कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैंने इससे पहले सारी चीजें बनाई, 1 एटमॉस्फेरिक दाब है। और ये क्या है, ये प्लेटिनम का हमारे पास ब्लॉक है। तो एक ये एनोड हो गया, और ये हाइड्रोजन का जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अब की बार ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, ये करेगा कैथोड की भांति। कैथोड की भांति ये क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो अब जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, मैंने यहां से इसको ले गया, यहां से ये लाया, और इसको यहां पर वोल्ट मीटर या विभवमापी से जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो ये एक सेल बन गया प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं ई सेल बराबर होता है, ई सेल बराबर होता है ई, दाएं पक्ष में क्या है हमारा, कैथोड। तो हम लिखते हैं ई दायां माइनस ई बायां, यानी कि ई कैथोड और माइनस ई एनोड। इतनी बात समझ में आ गई। इसे आगे सॉल्व करें। अब हम कहेंगे सेल का विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ई सेल, ई सेल बराबर। अब ई सेल बराबर है, देखिए ई दाएं तरफ में कौन है, ये देखिए यहां दाईं तरफ है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये। तो कैथोड में क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका विभव कितना मानते हैं, 0। तो ई सेल बराबर ई कैथोड की वैल्यू कितनी होगी, 0 माइनस। अब हम कहें कि दाईं तरफ क्या है, एनोड, और एनोड में क्या है, जिंक। तो अब जब इस वोल्टमीटर की रीडिंग देखते हैं तो जो रीडिंग का जो मान निकल के आता है वो आता है 0.76। इस रीडिंग का मान, या आप उल्टा भी कह सकते हैं, मैंने कहा इसको थोड़ा सा चेंज कर दे क्योंकि ये तो हम कह रहे हैं सेल का निकलेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको। फार्मूला प्यारे बच्चों वही है, हम इधर वाले को एज इट इज लिख रहे हैं, ये ई कैथोड माइनस ई एनोड, और हम कह रहे हैं जो सेल का जो विद्युत वाहक बल निकल के आया वो हमारा निकल के आया 0.76, इतना निकल के आया। तो अब हम कहते हैं ई कैथोड क्या है, कैथोड क्या है, हम कहते हैं ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इसका जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये E0 ले लेते हैं क्योंकि ये मानक ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, E0 की वैल्यू, क्योंकि E0 जो कैथोड है, जो कि क्या है, हाइड्रोजन वाला है, इसकी वैल्यू है 0। तो यहां पे वैल्यू रखें 0.76 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 माइनस E0 एनोड, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.76 है, तो E0 की वैल्यू आएगी माइनस 0.76, और ये किस में आएगी, वोल्ट में। इसका अर्थ है कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड होगा, ये किसका इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड,
जिंक के इलेक्ट्रोड का विभव जो होगा वो -0.76 वोल्ट के बराबर होगा। ये मुझे लगता है आपको इसलिए समझ में आ गया होगा क्योंकि यह हमारी इक्वेशन थी। ये 0.76 कहां निकला, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग थी। ई कैथोड क्योंकि एक हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका जो विभव होता है वो होता है 0, यहां रख दिया 0, तो ये एज इट इज इसको यहां रख दिया, तो E0 एनोड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -0.76 वोल्ट के बराबर आ गई। तो इस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रोड के जो विभव है उसको माप सकते हैं। तो अब यदि हम इस सेल को एक मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी कि संकेत के रूप में लिखें, जो मानक तरीका है लिखने का, तो किस प्रकार से लिखेंगे आप जानते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैथोड को। कैथोड क्या हमारे पास क्या है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसके लिए लिखेंगे इसकी रॉड क्या आ जाएगी, हम जानते हैं ये प्लेटिनम धातु का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड, यहां पर क्या हो रहा है, अब देखिए क्योंकि ये कैथोड है, यहां पर क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा होगा, यानी कि अपचयन की क्रिया होगी। और अपचयन की क्रिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो हम क्या लिखेंगे H+, और यहां हमारा क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, किसका, हाइड्रोजन का, जिसकी मोलरता क्या होगी 1 मोल। और यहां परिवर्तित हो रहा है किसके रूप में, H2 गैस के रूप में। यहां पर लिख लिया मैंने 1/2, और इसकी H2 गैस का आप प्रेशर लिख सकते हैं, यानी कि दाब लिख सकते हैं, यह है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे, 2, इस प्रकार से 2 निशान लगा देंगे, यानी कि ये इधर वाला पोर्शन ये क्या है, पूरा का पूरा किसको प्रदर्शित करता है, कैथोड को। और इसके बाद यहां वाला हिस्सा देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, जगह कम है तो यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा एनोड वाला हिस्सा आएगा, और एनोड में क्या है, यहां पर जिंक परिवर्तित हो रहा है जिंक आयन के रूप में, तो यहां पर लिखूंगा जिंक परिवर्तित हो रहा है जिंक आयन के रूप में। और यह हमारा क्या हो जाएगा, इस सेल को संकेत के रूप में प्रदर्शित करना होगा, तो इसको ऐसे करेंगे। आप चाहें तो यहां पर जो हमारा ये जिंक आयन है इसकी मोलरता भी लिख सकते हैं यहां पर, कि 1m इसकी क्या होगी, मोलरता। क्यों होगी, क्योंकि यह हम जिंक का जो ये अर्ध से ले रहे हैं, यह भी हमारा मानक है। तो मानक है तो मानक के लिए वो कंडीशन, जो तीनों कंडीशंस थी इससे पहले मैंने बताई थी, वो पूरी फुलफिल होगी। तो इस प्रकार से इसे करेंगे। अब सेकंड समझिए कि यदि मैं क्या करूं, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इस एनोड की जगह जैसे हम कॉपर यूज करते थे गैल्वेनिक सेल में कैथोड के रूप में, यदि उसका उपयोग करूं तो अब की बार ये हाइड्रोजन वाला जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एनोड की भांति व्यवहार करेगा। तो अब की बार मैं सेकंड बार में क्या ले रहा हूं, दूसरा, ये मैंने लिया था जिंक की, अब की बार मैंने लिया था कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव मापन। अब कॉपर का हमारा क्या था, यह हमारा होता था कैथोड। यदि ये कैथोड है तो मैं इसे यहां पर बना रहा हूं, ये हमारी कॉपर की छड़ हो गई थी, ये हमारी किसकी थी, कॉपर की छड़। ये सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता था, जिसमें कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन होते थे, ये 2 आयन होते थे। और इसमें जो सॉल्यूशन ये मैंने भर दिया। अभी क्रिया आप जानते ही हैं कि यहां पर क्या होता था, यहां पर क्योंकि ये कैथोड है तो अपचयन की क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया में यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा। तो इस कॉपर सॉल्यूशन में जो कॉपर के हम कह सकते थे आयन थे, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर के अणु में, कॉपर के परमाणु में परिवर्तित हो जाते थे। तो ये हमारा होता था कैथोड। और दूसरी तरफ मैं बना रहा हूं हाइड्रोजन वाला, जो मानक हाइड्रोजन है, तो इसमें फिर यही वाला सीधे मैं यहां पर लिख रहा हूं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहां पर केवल ये वाली एक पॉइंट बना रहा हूं, बाकी ये सारा प्रोसेस आप, जो ये वाला प्रोसेस है, इसी को आप डायग्राम को यहां पर कॉपी कर सकते हैं। और बनाना चाहें तो यहां पर ये प्लेटिनम हो गई, यहां पर इस प्रकार से एक ट्यूब ले जा लीजिए, यहां से एक तार ले गए, और यहां पर आपने एक ऐसे करके यहां से क्या अंदर डाल दी, H2 गैस डाल दी। और ये हमारा जो सॉल्यूशन था, ये हमारा किसका सॉल्यूशन था, ये हमारा HCl का सॉल्यूशन था, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के आयन थे। तो ये व्यवस्था होगी। अब मैंने इन दोनों को फिर से जोड़ दिया, यहां से जोड़ देते हैं ऐसे, और बीच में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, ऐसे करके। जब इस स्थिति में जोड़ूंगा तो जो ई सेल होगा वो होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होगा।
यानी कि ई दायां माइनस ई बायां, फार्मूला तो यही लग रहा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ऐसे में जो सेल का हमारे पास विभव मापन निकल के आता है, यानी कि जो विभवांतर आता है इन दोनों कह सकते हैं अर्ध सेलों का, वह हमारा निकल के आता है 0.34 वोल्ट के बराबर आएगा। तो अब देखिए ये ई कैथोड, कैथोड में क्या है, कॉपर है, तो हम क्या लिख लेंगे ई, अब इसके साथ में हम 0 0 लगा देंगे मानक को प्रदर्शित करने में, तो E0 कॉपर के कैथोड का माइनस E0 किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं 0 होता है, तो ECU0 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो 0.34, तो हमें पता चल गया E0 कॉपर के कैथोड का इलेक्ट्रोड का जो विभव निकल के आया वो आएगा 0.34 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब इसको यदि इस फार्मूले को यदि व्यक्त करते, इस फार्मूले में यदि व्यक्त करते तो कैसे करते, मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं फार्मूले में व्यक्त करना, क्योंकि प्यारे बच्चों परीक्षा में इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं आएगी किसी सेल की, केवल एक ये संकेत, एक ये लाइन आएगी, इसी से समझना पड़ेगा कैथोड क्या है, एनोड क्या है, विलयन क्या है, उसकी मोलरता क्या है। तो इसलिए आपको बार बार ये समझा रहा हूं। तो कैसे कर, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम एक चीज ज्ञात करेंगे और वह है, हमने देखा होगा, आपने देखा होगा जब हम गैल्वेनी सेल का उपयोग किया था जिसमें जिंक एक हम कह सकते हैं एनोड की भांति व्यवहार करता था और कॉपर एक कैथोड की भांति व्यवहार करता था, उस कंडीशन में हमने कहा था जो सेल का विद्युत वाहक बल था वह हमारा 1.1 वोल्ट के बराबर था। अब देखेंगे वो कैसे आता है। उसके लिए आपको क्या बातें पता होनी चाहिए कि कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव प्लस 0.34 वोल्ट है और ऐसे ही जिंक के इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो माइनस 0.76 वोल्ट है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम गैल्वेनी सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करें। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने यह सीख लिया कि अर्ध सेल का जो विभव होता है कैसे मापा जाता है और यदि वो मानक कंडीशंस पे हो तो किसी भी हम कह सकते हैं अर्ध सेल का जो विभव होगा उसे हम मानक फॉर्म में ही लेंगे और उसे E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने दो अर्ध सेलों का निकाला। एक हमने जिंक के इलेक्ट्रोड का निकाला, जो विभव मानक इलेक्ट्रोड जो विभव था वो हमारा था माइनस 0.76 वोल्ट, और दूसरा हमने कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव जब ज्ञात करा कॉपर का तो वो आया हमारा 0.34 वोल्ट। अब आपको ध्यान हो तो हमने यूज किया था गैल्वेनी सेल। क्या यूज किया था? गैल्वेनी सेल। और गैल्वेनी सेल में आपने खास बात क्या देखी थी कि लेफ्ट साइड में यहां पर हमारा क्या होता था, एक जिंक की रॉड होती थी। ये हमारे जिंक की रॉड होती थी जिसे किस सॉल्यूशन में हम डुबो के रखते थे, जिसे हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो के रखते थे, जिसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, जिंक आयन में कन्वर्ट होता था और साथ में सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता था। यानी कि जिंक के आयन सल्फेट आयन के आयन। साथ ही हमने कहा था यहां पर क्या होता था, जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता था जिसके कारण ये छड़ क्या हो जाती थी, ऋणात्मक हो जाती थी। ये ऋणात्मक हो जाती थी और ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन होता था ये हमारा सॉल्यूशन धनात्मक हो जाता था क्योंकि इसमें जिंक के आयनों की मात्रा बढ़ जाती थी। तो ये हमारा क्या था, जिंक का एक इलेक्ट्रोड था। हम गैल्वेनी सेल की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको ध्यान हो यहां पर हम उपयोग करते थे, किसका उपयोग करते थे, यहां पर हमने कर दिया कॉपर का, हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया CuSO4 का, जिससे कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन हमारे आ गए, इसमें विभक्त हो गया। और यहां पर हमने किसकी रॉड डाल दी थी, यहां पर हमने डाल दी थी कि ये हमारी थी कॉपर की रॉड। और आप जानते हैं इसमें क्या प्रक्रिया होती थी, यहां से कॉपर निकल के यहां आता था और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता था, जिसके कारण ये हमारी जो छड़ होती थी ये हमारी होती थी धनावेशित। और ये प्रक्रिया हमने कहा था रुक जाती थी थोड़े समय बाद। तो यहां पर हम क्या करते थे, एक डाल देते थे जिसको हम कहते थे, ये हमारा होता था जिसे साल्ट ब्रिज कहते थे, यानी कि लवण सेतु। ये हमारा क्या है, लवण सेतु, जो इस प्रक्रिया को जारी रखता था, लवण सेतु। आप जानते हो इसमें लवण सेतु में हम क्या भरते थे, KCl भरते थे। किस फॉर्म में, जेल की फॉर्म में।
पर हमने आपको अब जो मेन मोटिव है यहां बताने का, ये सब बातें तो हम पहले कर चुके हैं। हमने कहा था इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता था, हमने वहां आपको बताया था इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव जो पोटेंशियल होता था वो 1.10 वोल्ट के बराबर होता था। तो अब आप समझेंगे कि आखिर इसका 1.10 वोल्ट आता कैसे था, हमने क्यों लिया वहां पर हमने नहीं बताया आपको। जो पहला टॉपिक था इसका 3.1, जिसपे हमने कहा था कि एक गैल्वेनी सेल लिया और उसके बाहर हमने क्या कर दिया था, एक बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी लगा दी थी। पहली स्थिति में हमने कहा था कि जो बाहर की बैटरी की जो वोल्टेज है वो गैल्वेनी सेल से जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, जो वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है उससे क्या है, कम है, तो गैल्वेनी सेल अपना काम करेगा। दूसरी स्थिति में कहा गैल्वेनी सेल के द्वारा उत्पन्न विभव बाहर की बैटरी के विभव के बराबर हो जाता था, तो कोई सेल काम नहीं करता था। और तीसरी स्थिति में हम देखते थे गैल्वेनी सेल परिवर्तित होता था इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल में, जब बाहर की बैटरी की वोल्टेज गैल्वेनी सेल के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव से ज्यादा हो जाती थी। तो वहां पर हमने आपको बताया था E की वैल्यू 1.10 है। इसे ही मैं कैलकुलेट करके बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा कैसे याद करेंगे, देखो यहां से मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा या विभव मापी के द्वारा। आप जानते हैं ये क्या है, ऋण आवेश, ये क्या है यहां पर धन आवेश। तो हम कहेंगे इस सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करेंगे, आप उसे ज्ञात कर रहे हैं। हम लिखते हैं ई सेल बराबर होता था ई दायां माइनस ई बायां। तो ई दायां, दाईं तरफ क्या है, ये हमारा कॉपर वाला है। तो अब मानक स्थिति ले रहे हैं तो सब जगह 0 ले लेंगे। तो ई दायां यानी कि ई कॉपर का विभव और ई बायां यानी कि जिंक का विभव। अब ई सी यू का मान क्या है हमारे को यहां पर दिया हुआ, यहां पर आप देखेंगे तो ई सी यू का मान है 0.34, तो लिखेंगे 0.34 वोल्ट माइनस ये जिंक का कितना दे रखा, मानक विभव जो है वो है माइनस 0.76 वोल्ट, तो लिखेंगे माइनस 0.76 वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे 0.34 वोल्ट माइनस की माइनस में गुणोगे प्लस 0.76 वोल्ट, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, हासिल 0, हमारा कितना आ गया 6 और 4 10 0, हासिल 1, 3 7 और 3 10 और 1 हो गया 11, 11 का 1 हासिल 1, तो 0 0 0 यानी कि यह गया 1.10 वोल्ट। तो इन दोनों के द्वारा जिस सेल का निर्माण हो रहा है उस सेल का जो विभव है, जो कुल विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.10 वोल्ट के बराबर है। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई भी सेल दिया हुआ हो, इसमें कैथोड और एनोड आपको दे रखे हों और आपको उन दोनों के यह पता हो कि इनके अर्ध सेल के विभव कितने कितने होंगे, तो आप आसानी से उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। अब एक बात आती है कि आपके को जिंक भी दे दिया था, आपको कॉपर भी दे दिया था, पर आपको कैसे पता चले कि कॉपर को हम क्या लेंगे, कॉपर को कैथोड के रूप में उपयोग करेंगे और जिंक को एनोड के रूप में ही उपयोग करेंगे। क्या आपके दिमाग में यह नहीं आया होगा कि यहां पर हमने कहा था यहां से कॉपर निकल करके कहां जाता है, छड़ पे जाता है, इसके आयन जाते हैं और वहां इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और जबकि यहां पर क्या होते हैं, जिंक का जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को इस छड़ में छोड़ करके जिंक आयन इस विलीन के अंदर चले जाता है। तो क्या यहां उल्टा नहीं हो सकता था कि यहां के जिंक के आयन यहां जाते और हम कह सकते इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते और वो जिंक के परमाणु में परिवर्तित हो जाते, जिसके कारण ये छड़ मोटी मोटी होती, यहां पर चिपकते रहते। और कॉपर के क्षण में उल्टा होता, कॉपर यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ता और विलेन में जंप कर जाता। तो ये सब बातें हमें समझ में आएगी जब आप पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और वह हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। और जब आपको वह श्रेणी आ जाएगी तो आप सीधे, मैं आपको यदि 2 तत्व दे दूंगा, 2 इलेक्ट्रोड दे दूंगा, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा किसको मैंने कैथोड लेना है, किसको मैंने एनोड लेना है। और जब कैथोड एनोड भी पता चल जाएगा, साथ में उनकी वैल्यूज भी आपको दी हुई रहती है पेपर में, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात भी कर लेंगे। तो यदि आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप अगली क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर आपके यहां के भी कुछ डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे और वहां पर आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी करने में, वहां पर उस क्लास के बाद आप न्यूमेरिकल को करने में आपके अंदर एबिलिटी भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है
यहां पर ये चीजें आपको जरूर समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा वैद्युत रसायन वाला जो चैप्टर है, ये कि हमने कई बार बता चुके हैं, ये पिछली क्लास का इसका बेस है, बहुत जबरदस्त बेस है। यदि वो कहीं कमी पेशी रह गई तो थोड़ा यहां पर आपको देर में समझ में आने वाला है। तो आप पेशेंस जरूर रखिएगा। हर एक वीडियो को अगर समझ में ना आए तो थोड़ा रिपीट करके देखिए, तो बार बार उसको देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, तो देखिए आपको काफी जल्दी समझ में आने लगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।